तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इवन बैंकिंग क्लासेस के ऑफिशियल चैनल पे। और एक बार फिर संडे सॉल्यूशन मॉक के साथ हम आपके सामने लास्ट संडे पैटर्न बदलने के बाद जो भी आईबीपीएस पीओ में चेंजेस हुए हैं हमने आपको अच्छे से रूबरू कराया था वीडियो के थ्रू। और उस बदलते पैटर्न को ध्यान में रखते हुए लास्ट संडे आपने पहला न्यू पैटर्न का मॉक दिया होगा और आपने देखा होगा कि मॉक में क्या नया था, क्या बदले गए पैटर्न थे। जो अपनी एजम्पशन है, चूंकि बेटा लिखा तो कहीं भी नहीं है नोटिफिकेशन में, यह भी बात मैंने आपको बताई है, लेकिन अपने अनुभव के तौर पे जो चेंजेस किए गए हैं उसको आपने बखूबी तरीके से देख लिया होगा कि क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चन 30 मार्क्स के और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। यानी जो बदलाव हुआ है वो ये हुआ है कि क्वांट में पहले आते थे 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, बट अब आ रहे हैं 35 क्वेश्चन 30 नंबर के। तो चेंजेस क्या हुआ है मैं अभी एक बार और आपको बताऊंगा, और आपने मॉक दिया तो देखा भी होगा। रीजनिंग में 35 क्वेश्चन 40 नंबर के, पहले आते थे 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, अब 35 क्वेश्चन 40 नंबर के। ठीक है, तो चेंजेस क्या हुए आपने बखूबी तरीके से इसको देखा होगा। और इंस्ट्रक्शन भी आपने पढ़ा होगा कि लिखे हैं इसमें कि द टेस्ट कंडक्ट अ टोटल ऑफ 100 क्वेश्चंस, ईच करेक्ट आंसर विल बी पॉजिटिव मार्क्स और ईच रॉन्ग आंसर विल बी नेगेटिव मार्क्स। बस इतना लिखा हुआ है। बाकी कौन सा पॉजिटिव मार्क्स के अंदर है, गलत होने पर नेगेटिव मिलेगा, किस नंबर पे कितने पॉजिटिव मार्क्स मिलेंगे, ये कहीं अंदर मॉक में पता चलेगा। वो डिपेंड करेगा किस तरीके से पेपर को सजाया गया है। राइट, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने क्वांट के एनालिसिस के साथ, जैसा मैं आपके लिए हर बार करता हूं। ये सबसे पहले आपको इनइक्वालिटी मिली होगी सॉल्व करने के लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ये क्वेश्चंस आपको मिले होंगे सॉल्व करने के लिए मॉक में। और इसी बात का ध्यान रखना है, कुछ भी नहीं है ओवरऑल। अगर आप मोटा मोटी कहें ना तो टाइम कंज्यूमिंग के लिए चीजें हैं कि भैया आप सॉल्व कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कहाँ क्या कर रहे हो, क्या सॉल्व कर रहे हो, इन चीजों का ध्यान रखना है। देखो इसमें लिखा हुआ है 1 से लेके 5 तक के क्वांटिटी एप्टीट्यूड के ये क्वेश्चन के अंदर ये न्यूमेरिकल एबिलिटी वाला सेक्शन है। इसमें ये जो नोट लिखा था ना इसको ध्यान रखना था। ये देखो नोट में लिखा हुआ है कि यू विल बी द अवार्डेड 0.5, ठीक, 0.5, और ईच करेक्ट आंसर, एक सवाल सही करने पर आपको 0.5 नंबर दिए जाएंगे, 0.5 दिए जाएंगे, यानी आधे नंबर की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई। पहले क्या होता था कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 नंबर की होती थी, अब 5 क्वेश्चन आप करोगे तो आधे आधे नंबर के हो गए, यानी 2.5 नंबर हो गया। सही, और ऐसे ही कहीं और हुआ होगा, यही चेंजेस ऐसा लग रहा है, हम लोगों का मानना है कि ऐसे क्वेश्चंस हुए होंगे चेंजेस में। तो ये आधे आधे नंबर की 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो कि मैं कभी नहीं आपको बताता क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आप कर लेते हैं, इजी होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आगे बढ़े होंगे तो 6 से 10 नंबर पे आपको डीआई देखने को मिली होगी। आओ चलो मिलके डीआई सॉल्व करते हैं, डीआई करते हैं। क्या थे डीआई में, क्या क्या दे रखा था, मैं हर बार कहता हूँ कि डीआई अगर सॉल्व करनी है तो आपके डीआई के इंस्ट्रक्शन को बहुत ध्यान से पढ़ा करिए। कह रहा है नीचे जो टेबल दी गई है 6 अलग अलग दिनों में ऑर्डर किए गए कुल संख्या और रद्द किए गए ऑर्डर के प्रतिशत का और वितरण शाकाहारी और मांसाहारी ऑर्डर का अनुपात दिया गया है। ये दे रखा है, आप देख रहे होंगे ये नंबर ऑफ ऑर्डर है, ये परसेंटेज ऑफ कैंसिल ऑर्डर है, और वेज के साथ नॉन वेज का रेशियो। बस इतनी सी बात है। मतलब संडे को अगर 250 ऑर्डर आ रहा है तो उसमें से 24% ऑर्डर कैंसिल हो जा रहा है। 250 ऑर्डर आया, 24% ऑर्डर कैंसिल हो गए, तो आप कह सकते हैं कि सर 76% ऑर्डर हुए। 24% कैंसिल हुए तो 76% हुए, और वो जो 76% ऑर्डर हुए उनमें वेज और नॉन वेज मिलाकर 7:8 है। भैया जो ऑर्डर होगा उसी का तो वेज नॉन वेज की वैरायटी आएगी। जो कैंसिल हो गए उनकी तो कोई वैरायटी नहीं, क्योंकि वो तो ऑर्डर कैंसिल हो चुके हैं ना। तो हमें सिर्फ और सिर्फ कुछ ऐसा दिख नहीं रहा डीआई में विशेष, हमें सिर्फ इसको सॉल्व करना है ना। चलिए मैं आपको बताता हूँ, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहले क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व होगा। ऐसे ही करना था सॉल्व। डीआई का पहला क्वेश्चन और पेपर का छठा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और छठा क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नॉन वेज डिलीवरी ऑर्डर ऑन वेनेसडे एंड फ्राइडे टुगेदर। आपको बताना है नॉन वेज, ठीक,
नॉन वेज बताने, किस दिन के? वेनेसडे के, वेनेसडे और फ्राइडे, वेनेसडे और फ्राइडे के टुगेदर कितनी नॉनवेज की डिलीवरी हुई है ये बताना। आओ देखिए, फ्राइडे में टोटल ऑर्डर कितने बुक है? फ्राइडे में टोटल ऑर्डर बुक है, वेनेसडे और फ्राइडे बताना है ना। वेनेसडे देखो पहले, वेनेसडे में आप देख रहे हो, यहां देखो वेनेसडे में टोटल कितने ऑर्डर बुक हैं? 220। तो हमने कहा कि भैया 220 ऑर्डर तो हमारे बुक हुए, 220 में से 30% ऑर्डर कैंसिल हो गए हैं, इसका मतलब 70% ऑर्डर बुक हुए हैं। तो 200 का 70% हमने ये कर। अब मुझे क्या चाहिए? नॉनवेज चाहिए वेनसडे को। नॉनवेज देख रहे हैं आप, वेज से नॉनवेज का रेशियो 6 और 5, तो नॉनवेज हो जाएगा 5/11, 5/11। इसके साथ सेम कॉन्सेप्ट आपको फ्राइडे में लगाना। फ्राइडे में टोटल डिलीवरी आपको दिख रही है 420, 420 टोटल ऑर्डर बुक हुए हैं, जिनमें से 15% ऑर्डर कैंसिल हो गए हैं, तो 85% ऑर्डर यानी बुक हुए हैं, 85/100। और इस दिन का भी मुझे नॉनवेज ही चाहिए, तो नॉनवेज उधर वाला रेशियो यानी 4/7। इसको क्या करना है, हमें सॉल्व कर लेना, इसको आराम से सॉल्व कर लेना। ये 0 से 0, इस 0 से ये 0 काट लो, इससे ये कट जाएगा 2 बार में, तो 5 दूना 10 7 70, तो ये हो जाएगा प्लस एक 0 से ये 0 काट लो, 7 से अगर हम इसको काटें तो 6 बार कट रहा है, 5 से 17 और 5 से ये 2 बार, ठीक है। 2 से इसको काट लो तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 6 दूना 12, 12 का 17 से मल्टीप्लाई कर दो, 17 दूना 34, 3, 17 एकम 17 और 3 हो जाएगा 20, बस। और दोनों को जोड़ दीजिए, टुगेदर पूछा था 274, इसका आंसर बन जाएगा। यानी डीआई में कोई दम नहीं थी, कैलकुलेटिव बनाई गई थी ये डीआई, ताकि आपका टाइम वेस्ट हो और आप इसको करें तो समय की बर्बादी हो। कैलकुलेटेड डीआई बनाई गई थी, ठीक है। आगे और बताऊंगा मैं आपको। और देखो, ये था क्वेश्चन नंबर 6, ठीक। आओ एक और क्वेश्चन मैं बता दूं, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ताकि आपको पूरा आइडिया लग जाए। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ डिलीवर वेज ऑर्डर ऑन संडे एंड मंडे टू बी। वेज संडे मंडे, ठीक है, संडे और मंडे टुगेदर बोला है। इसके साथ हमें जो रेशियो बनाना है, टू द नंबर ऑफ डिलीवर नॉन वेज ऑर्डर ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे टुगेदर। नॉन वेज किसका? ट्यूसडे और वेडनेसडे लिखा हुआ है, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे टुगेदर, दैट्स इट, ठीक है। आओ ग्राफ पे चलते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो ग्राफ पे अगर देखेंगे आप, तो आपको चाहिए संडे और मंडे के बीच। संडे में टोटल ऑर्डर कितने हैं? 250, अलग अलग बनाना पड़ेगा, है ना। 250 टोटल ऑर्डर है, 250 में से 24% तो हो गए हैं क्या? कैंसिल, यानी 76% ऑर्डर बुक, 76/100 इंटू वेज चाहिए। ध्यान रहे, वेज आगे वाला पोर्शन है, वेज से नॉन वेज का रेशियो था, तो 11/19 हो जाएगा, 11/19। ये क्या पिक्चर है? ये सिर्फ और सिर्फ संडे की। इसके साथ हमें मंडे भी चाहिए। मंडे में टोटल ऑर्डर कितने हैं? 320, 320 टोटल ऑर्डर है, 320 इंटू 25% कैंसिल है, यानी 75% की बुकिंग है। और वेज ही चाहिए, वेज मंडे में भी, तो वेज आगे से उधर दे रखा है, यानी 2/3। अब मैं पहले इसको सॉल्व कर दूं, थोड़ा बड़ा हो रहा है तो इसको मैं पहले सॉल्व कर। देखो एक 0 से ये 0 काट लूं मैं, 19 से ये काट दो 4 बार, कट गया। ये 2 से 2 बार में, 2 से ये 5 बार में, और 5 से ये 5 बार में, तो 5 दूना 10, 110 तो इधर की पिक्चर बन के आ रही है। प्लस इधर अगर सॉल्व करें हम इसको, तो हम कह सकते हैं सर 3 से ये 25 बार में, 5 से ये 5 बार में, और 5 से ये 2 बार में। इस 2 से ये 2 मैंने कैंसिल कर लिया,
तो मेरे पास बचा क्या, ये 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15 और 1 16, दिस ये हुआ 270। 270 किसका आया जवाब, ये सिर्फ इसका आया वेज का, वेज संडे और मंडे का। वापस मुझे अभी नॉन वेज का भी निकालना है, ट्यूसडे एंड वेनसडे, तो ये भी मैं आपको निकाल के दिखाता हूं, आप सीख पाएंगे, सीखिएगा, है ना। डीआई टफ नहीं है, कैलकुलेटिव है, बस बड़े प्यार से बड़ी शालीनता से इसको रख कर कैलकुलेट करना था प्यार से, और सही से कैलकुलेट करते तो जवाब आ जाएंगे सारे क्वेश्चन के, बिल्कुल मुश्किल नहीं है ये डीआई। नॉन वेज चाहिए ट्यूसडे और वेनसडे के। अब देखिए ट्यूसडे में टोटल बुकिंग कितनी है, 280, ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं ट्यूसडे, ठीक है। देखो पहले ट्यूसडे लिखते हैं, 280 की टोटल बुकिंग है, इनटू 50% कैंसिल है, यानी 50% ही बुक हुई, तो 50/100 हो गया। ये क्या चाहिए मुझे, नॉनवेज चाहिए, नॉनवेज चाहिए, नॉनवेज बाद वाला है 5/14, 5/14 ये होगा। अब अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं तो ये देखो जरा, करने के बाद 14 से ये काट लो 2 बार में, 14 दूना 28, तो 5 बचे 25 और 25 दूना 50 हो जा रहा है। ये आया सिर्फ ट्यूसडे का। अभी वेनसडे भी चाहिए, वेनसडे में टोटल बुकिंग है 220, तो हमने कहा 220 लिख लो। ऑर्डर कैंसिल हुए हैं 30%, यानी 70% की बुकिंग हुई है, इनटू नॉनवेज चाहिए आपको, नॉनवेज कितने हो जाएंगे, 5/11, 5/11। अब इसको सॉल्व कर लो, ये 2 बार में, ठीक, तो ये हो जाएगा 70, और जब ये 70 होगा तो टुगेदर बोला था ना, क्योंकि ट्यूसडे वेनसडे टुगेदर बोला था, तो ये आ जा रहा है 120, और इस 120 के साथ हमें यहाँ रेशियो बनाना था, ये इन दोनों का मुझे रेशियो बनाना है, और अगर इन दोनों का रेशियो बनाना है तो आप देख पा रहे होंगे ये 9 बार में कैंसिल हो जाएगा और ये 4 बार में कैंसिल हो जाएगा। डीआई में कोई दम नहीं, कैलकुलेटिव डीआई बनाई गई थी बेस्ड ऑन डेटा, पूरा डेटा रखा हुआ था, और आपको सिर्फ और सिर्फ उठाना था, कैलकुलेट करना था शांति से, मतलब शांत दिमाग से करेंगे तो होगा, नहीं तो ये आगे पीछे होने में डेटा कुछ कुछ आएगा, बस इतना था इसका एजेंडा इस डीआई का, ऐसा मुझे फील हुआ इस पेपर को लगा। ठीक है भैया, तो ये हम लोगों ने सॉल्व किया। अब देख लूं अगर और कुछ लग रहा हो, क्योंकि डीआई आसान है, अगर मुझे लगेगा तो एक आध क्वेश्चन और मैं आपको बता दूंगा। देखो आगे बढ़े, मैंने 2 क्वेश्चन बताए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, नंबर ऑफ नॉन वेज ऑर्डर डिलीवर ऑन ट्यूसडे इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ वेज ऑर्डर डिलीवर ऑन मंडे। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, ये मैं बताऊं आपको। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, चलो ये मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 एक और लगा देता हूँ, नहीं आप कहेंगे सर बहुत कम लगाया आपने, आसान है, इजी है, मतलब कुछ भी नहीं है एसडीआई में। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑर्डर, what is the difference between the number of veg order delivered on Wednesday and Thursday together, which Wednesday and Thursday together, ठीक है। इसके साथ मुझे डिफरेंस बताना है टू द नंबर ऑफ डिलीवर ऑन नॉन वेज, नॉन वेज फिर वही है जो अभी किए थे ना, उसी टाइप का सेम क्वेश्चन, नॉन वेज बताना है, किसका बताना है, थर्सडे एंड फ्राइडे टुगेदर, थर्सडे के साथ फ्राइडे टुगेदर, पहले वेनसडे थर्सडे है और फिर थर्सडे फ्राइडे। एक और लगा दें, जो लोग नहीं सीख पाए वो भी सीख जाएंगे। देखो वेनसडे और थर्सडे के बीच चाहिए, इनके बीच का ध्यान रखिएगा, डिफरेंस बताना था, ये हमें याद रहे, ठीक है। चलो देख, आपको वेनसडे का चाहिए वेज, वेनसडे में टोटल ऑर्डर कितने बुक हैं, 220, 220, 220 का 30% तो कैंसिल हो गए हैं, यानी 70% बुक हुए, तो 70/100 हमने बुकिंग कर ली। और चूंकि मुझे चाहिए क्या, वेज, तो वेज हम देख पा रहे हैं वेज से नॉन वेज का रेशियो है, तो 6/11, 6/11 ये वेज का, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए इसको जरा, ये 2 बार में ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो 6 दूना 12 7 84, तो ये हो गया 84 हो गया। इसके साथ मुझे थर्सडे और चाहिए, तो मैं थर्सडे भी निकाल लेता हूँ, थर्सडे यहां निकाल देता हूँ,
थर्सडे में कितनी टोटल बुकिंग है? 380, 380 टोटल बुक है थर्सडे में। 380 में से 20% तो कैंसिल है, यानी 80%, 80/100 ये बुक है। अब वेज से नॉन वेज का रेशियो चाहिए, 1:1 दिख रहा है तो 1/2 लिख लो। ये 0 हमने हटाया और इससे इसको दिया 4 बार, तो 8 चौके 32, 3 4 3 12 और 3 हो जाएगा 15। अब चूंकि क्वेश्चन में बोला था टुगेदर, तो टुगेदर का मतलब ये टुगेदर था ना, तो टुगेदर का मतलब कि 84 और 152 ये दोनों मुझे ऐड कर, ये दोनों मुझे ऐड करना है। 4 2 6 हो जाएगा, 8 5 13, 236, 236 हो जाएगा ये। अब चलो नॉन वेज की तरफ, नॉन वेज की तरफ बढ़ते हैं भैया। थर्सडे और फ्राइडे, थर्सडे में 380, 380 में से 20% तो कैंसिल है, यानी 80/100, और नॉनवेज चाहिए तो नॉनवेज 1/2, 1/2 ठीक हो गई बात। 4 बार में, और 8 चौके 32, 3 4 3 12 और 3 हो जाएगा 15, 12 3 15, 152 राइट। फ्राइडे और चाहिए, फ्राइडे में टोटल ऑर्डर आए हैं 420, 420 में से 15% कैंसिल है, यानी 85% की बुकिंग हुई है। 85/100 इंटू नॉनवेज चाहिए, नॉनवेज उधर वाला है ध्यान रहे, तो 4/7, 4/7, 3 और 4 के रेशियो में ये 4/7। 1 0 ये काट लो, ये काट लो, इससे 6 बार में, 3 बार में, तो ये हो जाएगा 5 बार में, 5 से इसको काट ले 17 बार में, तो 12, 17 गुणे 12 बनाना है। देखो 4 3 12, 12 सते हो जाएगा 84, ठीक, 12 सते हो जाएगा 84, 4 8 कैरी, 12 कम 12 और 8 हो जाएगा 20, 204। चूंकि क्वेश्चन में टुगेदर बोला था तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 6 5 और 3, 356 ये दोनों मिलाकर हो रहे हैं टुगेदर। और आपको इनके और इनके बीच का डिफरेंस बताना है, इन दोनों के बीच का हमें क्या बताना है? डिफरेंस। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है तो आप डिफरेंस निकाल सकते हैं। 356 में से अगर 236 को हम लोग माइनस करें तो 0 2 और 1, दिस इज 120, ठीक है भैया, 120 डिफरेंस आ जाएगा। ऑप्शन देख लें एक बार हम लोग, 120 ये ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। तो ओवरऑल इस डीआई को लगाकर जो मुझे समझ में आया वो ये आया कि कैलकुलेटिव बनाई गई थी आपके टाइम कंजम्पशन के लिए, टाइम आपका बर्बाद हो, और स्मार्टनेस अप्रोच ये होनी थी कि इसके 5 सवाल में से उन क्वेश्चंस को पिक करना था एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन या एट द टाइम ऑफ मॉक, जिनमें समय कम लगे, डेटा कम उठाना पड़े। जैसे ये जो क्वेश्चन मैंने उठाया है, लग तो गया बट इसमें भर के डेटा का यूज है। बेटर था कि अगर हम उसको ना करके इसके पहले जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा था जिसमें परसेंट लेस देन मोर देन बताना था, वो जल्दी हो जाता। देखो क्वेश्चन नंबर 10 यह भी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ वेज ऑर्डर डिलीवर ऑन वेडनेसडे इज हाउ मच परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ नॉन वेज ऑर्डर डिलीवर ऑन संडे। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन नंबर 9 एट द टाइम ऑफ मॉक नहीं करना था, क्योंकि बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो रहा है। मैंने आपको करके इसीलिए दिखाया, ठीक है। तो अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन का सिलेक्शन जब तक आपका सही नहीं होगा तो खुद का भी सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल, ठीक है। क्वेश्चन का सिलेक्शन किया करिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो ये नंबर सीरीज आपको दिख रही होगी 11 से लेकर 15 तक। वो मैं हर बार आपको एक बात बताता हूं कि जो अपना ऑफिशियल चैनल है A1 बैंकिंग क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है, इस पर रीजनिंग का जब सोल्यूशन, रिटन हैंड रिटन सोल्यूशन जब आपको दिया जाता है तो इन जितनी भी ये नंबर सीरीज है इनमें जो पैटर्न लगे हैं उसमें लिखा होता है। तो टेलीग्राम चैनल पे वेट किया करें, संडे को आप मॉक देते हैं, मंडे को ये अपलोड कर दिया जाता है इस वीडियो के साथ। वीडियो भी जो आप देख रहे हैं ये भी मंडे अपलोड होती है,
और इसी वीडियो के साथ साथ हैंड रिटन रीजनिंग का सोल्यूशन और साथ में बेटा नंबर सीरीज में लगे पैटर्न का सोल्यूशन आपको दे दिया जाता है, ताकि आप देख पाए कि किस में कौन सा पैटर्न लगा है। लॉजिक नहीं, पैटर्न जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, चलो अब इसके बाद आगे बढ़ोगे तो 16 से लेकर 20 तक अगेन डीआई, भर के डीआई इस बार आपको पेपर में दी गई। डीआई में पढ़ना है कि स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली एंड द आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है, ग्राफ रिप्रेजेंट द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इंक्रीज, बस ये जो इंक्रीज लिखा है ना, जो इसने इसको नहीं समझा उसके लिए डीआई नो डाउट जहर से कम नहीं, किसी जहर से कम नहीं थी अगर आपने ये नहीं समझा कि इंक्रीज का मतलब क्या है। कह रहा है कि परसेंट ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज इन पब्लिक एंड गवर्नमेंट स्कूल ओवर द ईयर। दो तरीके के स्कूल दिए गए हैं, एक पब्लिक स्कूल दिया गया है और एक गवर्नमेंट स्कूल दिया गया है। इनमें आपको परसेंटेज नहीं दिया गया है, बल्कि परसेंट का इंक्रीमेंट की लाइन ग्राफ दी गई है। अगर कोई मुझसे पढ़ा हो तो याद होगा कि मैंने इस टाइप की डीआई आपको फाउंडेशन में करा रखी होगी कहीं, अगर आप थोड़ा सा याद करेंगे तो आपको याद आएगा, है ना। देखो जरा समझते हैं इस डीआई में था क्या। एक बार ग्राफ को देखिए हम लोग इस डीआई के, तो ग्राफ में है क्या एक बार देखिए। ये ग्राफ आपको दिख रहा हो, इस ग्राफ की कहानी अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो इसमें दिया क्या है, इधर दिया हुआ है परसेंटेज इंक्रीज इन स्टूडेंट। ये जो दिया है ये परसेंटेज इंक्रीज दिया है, ना कि परसेंटेज स्टूडेंट्स का दिया, स्टूडेंट्स का परसेंटेज नहीं दिया है। आपके पास ईयर है 2014, 15, 16, 17 और 18। जब 14 से 15 जाएंगे तो कोई भी स्कूल उठाएंगे, दो स्कूल है, ये पब्लिक स्कूल है और ये गवर्नमेंट स्कूल है ना। यानी जो ये डार्क पिंक से दिख रही है आपको लाइन, ये वाली लाइन जो आपको दिख रही होगी, ये पिंक पब्लिक स्कूल बता रही है, ये पब्लिक स्कूल की है, और ये वाली लाइन गवर्नमेंट स्कूल की है। अब मेरी बात को समझना, ये पब्लिक स्कूल की है, वो गवर्नमेंट स्कूल की है। कहानी ये है कि जब 2014 से 2015 में आप जाएंगे तो यह भी 20% है और यह भी 20% है। तो इसका मतलब 14 से 15 में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ स्टूडेंट्स का, दोनों 20-20 है ना। लेकिन जैसे ही आप 15 से 16 जाएंगे तो आप देख रहे हैं ये वाली लाइन 40% बता रही है, 40%। यानी जितने लोग 2015 में थे, इसमें समझने वाली बात क्या है, जरा सब लोग ध्यान से समझना। जैसे मैंने उठाया था किसको, पब्लिक स्कूल को, पहले कॉन्सेप्ट समझना इस डीआई का, तब इसके क्वेश्चन में लगाऊंगा। पब्लिक स्कूल में आप देखो, मैं आपको बहुत अच्छे से कोशिश करता हूं समझाने की। 2014, 15, 16, ठीक है, 17 और 18, ये हमारे पास ईयर। अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो यहां 20% दे रखा है, यहां भी 20% है। 16 में कर लो तो देखो, पब्लिक की बात कर रहे थे, कितना है 40% और 50%, 40% और 50% ये है। और 2018 की बात कर ले तो 18 में भी 50%। देखो परसेंट इंक्रीज का क्या मतलब है ये समझना आप, ठीक है। ये जो ग्राफ है ना, ये परसेंट का नहीं बल्कि परसेंट इंक्रीज का ग्राफ। परसेंट इंक्रीज का मतलब ये हुआ कि अगर आप 2014 में बच्चों की बात करेंगे तो 20% स्टूडेंट्स हैं, बट जब मैं 2014 से 2015 में आऊंगा तो यह भी 20% है, यानी 20% इंक्रीमेंट हुआ है। जैसे अगर 2014 में मैं कहूं कि 100 बच्चे हैं तो 2015 में ये 20% इंक्रीज कर जाएंगे, 20% इंक्रीज होगा। 20% इंक्रीज होने का मतलब 100 का 20%, 20 बढ़ने से ये हो जाएंगे कितने, 120 हो जाएंगे। यहां जैसे ही आप 2015 से 2016 चलेंगे तो ये 40% स्टूडेंट्स इंक्रीज करेंगे। अगर 2015 में 120 बच्चा था मेरे पास तो 2016 में कितना होगा, इसका 40%, 120 का 40% निकालोगे तो कितना होगा, 48 स्टूडेंट्स
इंक्रीज कर जाएंगे, यानी 48 जोड़ोगे तो यहां होंगे कितने, 168 स्टूडेंट्स इंक्रीज करेंगे बेटा। समझ में आ रहा है? परसेंटेज का जो ग्राफ जो दिया हुआ था वो स्टूडेंट्स की अवेलेबिलिटी ना देकर बल्कि स्टूडेंट्स के इंक्रीज होने का डेटा बता रहा था कि 2014 में मेरे पास मान लो 100 बच्चा था, तो 2015 में आकर वो 20% इंक्रीज हो रहा, यानी अब मेरे पास 120 बच्चा है। जब मैं 2016 में स्कूल चला रहा हूं तो मेरे पास 40% बच्चे इंक्रीज हुए हैं, यानी जितने पहले थे उस पर 40% इंक्रीज हुए हैं। समझ गए? ये अप्रोच लगानी है एसडीआई में। और देखो मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, आप फिर सीखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द एवरेज परसेंटेज इंक्रीज इन स्टूडेंट ऑफ पब्लिक स्कूल फॉर गिवन ईयर। आपको सिर्फ और सिर्फ पब्लिक स्कूल, ठीक है, पब्लिक स्कूल का जो परसेंटेज इंक्रीज दे रखा है, परसेंटेज इंक्रीज दे रखा है ऑलरेडी, ग्राफ परसेंट इंक्रीज का है ही, इसका आपको सिर्फ और सिर्फ एवरेज बताना है। और एवरेज हमने आपको बहुत बार सिखा रखा है। आओ पब्लिक स्कूल देखो क्या है, ये वाला है पब्लिक स्कूल। हाँ, तो एवरेज बताना है। 2014 उठाओगे तो 20% है, ठीक, यह भी 20% इंक्रीज किया। 2016 में कितना है ये, 40 50 50, 40 50 और 50, बस इनका एवरेज उठा लेना है। कह रहा है जितने बच्चे इंक्रीज किए हैं उनका आप एवरेज बता दो। मैंने आपको कितनी बार समझाया एवरेज निकालने की टेक्निक, कितनी बार मैंने कहा अगर आपको इतने सारे डेटा का एवरेज निकालना है तो चीकू भैया देखना एक बार ध्यान से आप भी, कि अगर इन सबका एवरेज निकालना है तो आप मान लो ना बीचों बीच में जो आपको दिख रहा है उसको मान लो कि सर मेरा एवरेज तो यही है। अगर ये आपका एवरेज है तो इससे इसकी तुलना करेंगे, ये -20 है, इससे इसको कंपेयर करके देख लो, कहोगे सर ये -20 है, इससे इसको कंपेयर करोगे तो कहोगे सर ये 10 ज्यादा है, इससे इसको कंपेयर करोगे तब भी बोलोगे 10 ज्यादा है। तो आपने देखा फाइनली पिक्चर क्या बन के आ रही है, 20 और 20 मिलकर कितने हो गए, -40 हो गया, 10 और 10 मिलकर कितने हो गए, 20 हो गए। तो फाइनली हमारे पास क्या आया, -20 आया डेटा। -20 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 ईयर, 5 से हमने डिवाइड किया, क्या आया, -4 आया। -4 ये बताया कि आपने जो मेन एवरेज मान रखा है ये 40%, इसमें से 4 कम कर दीजिए, 40 में से 4 आप कम करेंगे तो 40 - 4 आपके पास जो परसेंट इंक्रीज था जब उसका एवरेज लेंगे तो आ जाएगा 36%। ऐसे लगाना था, ठीक है। आगे आओ, क्वेश्चन नंबर 17, बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत ही शानदार। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आप। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ पब्लिक स्कूल, कह रहा है पब्लिक स्कूल में जो स्टूडेंट्स हैं, कब की बात है ये, 2015 की बात है। कह रहा है 2015 में बच्चों की कुल संख्या 5000 थी, 2015 में बच्चों की कुल संख्या 5000 है। तो कह रहा है बताओ कि 2018 में इनकी संख्या कितनी होगी। अब आओ, अब आप समझना जरा, बात चल रही है पब्लिक स्कूल की और अपने पास डेटा है 2015 का। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर 2015 में आपके पास 2015 में आपके पास स्टूडेंट हैं 5000, जब 2016 में आप जाएंगे तो ग्राफ आपका ये बताएगा कि 2016 में जो ग्राफ है ये दिख रहा है आपको, ये 40% पर है, यानी 40% स्टूडेंट्स इंक्रीज कर जाएंगे। 2017 में जब आप जाएंगे, 2017 में पब्लिक स्कूल में पिछले ईयर की तुलना में 50% इंक्रीज कर जाएंगे, 50% इंक्रीज कर जाएंगे। और 2018 में जब आप जाएंगे
तो आपका ग्राफ ये बता रहा है कि 2018 में भी ये 50% इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अब इंक्रीज कराना है, वही बात कि अगर मैं 100 रुपए अभी पाता हूं और अगले साल मेरी सैलरी अगर 20% इंक्रीज कर रही है तो मैं 120 पाऊंगा। उसके नेक्स्ट ईयर अगर 10% इंक्रीज करेगी तो 120 का 10% 12 रुपए बढ़कर 132 होगा। सेम वही कहानी है कि 5000 मेरे अभी बच्चे हैं, 40% अगर नेक्स्ट ईयर में इंक्रीज कर रहे हैं तो ये कहने में कोई दिक्कत नहीं कि सर ये जो 5000 है ये 140/100 बन जाएगा। 140/100 से ये 2016 होगा। जब मैं 17 में जाऊंगा तो ये 150/100 बनेगा। जब मैं 17 से 18 में जाऊंगा तो ये 50% अगेन इंक्रीज करेगा। 50% इंक्रीज करके ये इतना बना लेगा। बस इतनी सी बात अगर हम समझ पाए तो ये सवाल अपना था। 2 जीरो यहां से काट लो, 2 जीरो में ये काट लो, ये दोनों, और कुछ कट रहा है ये दोनों जीरो काट लो। 25 25 15 15 मिलकर हो जाएगा 225। ठीक है, इनटू 14 बचे हो जाएगा भैया 70। तो बस मल्टीप्लाई कर लेना है। 7 बचे हो जाएगा 35, 3 7 दूनी 14, 3 17, 7 दूनी 14 और एक हो जाएगा 15, यानी 15,720 स्टूडेंट्स होंगे किसमें, 2018 में। बहुत प्यारी DI और बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट, परसेंट इंक्रीज और परसेंट डिक्रीज। आपने इंक्रीज का खेल देख रहे हैं, हो सकता है कभी ये डिक्रीज के भी खेल पर आपसे टकरा जाए। राइट, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, देख, कह रहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन पब्लिक स्कूल एंड गवर्नमेंट स्कूल फॉर द गिवन ईयर। वो कह रहा है कि जितने ईयर है, गिवन ईयर लिखा है, गिवन ईयर लिखा है। कह रहा है गिवन ईयर जितने ईयर दिए गए हैं, 2014 से था शायद, 2014 से 2018 तक था। तो कह रहा है गिवन ईयर में पब्लिक स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल दोनों में जितने बच्चे हैं उनके बीच का डिफरेंस बताइए। आप एक कॉमन सेंस लगाइए, आपके पास हर ईयर के बच्चे हैं कहाँ, हर ईयर में बच्चे कितने हैं ये तो डेटा ही नहीं है। ग्राफ तो परसेंटेज का है ना मेरे भाई, ये जो ग्राफ दिख रहा है ये तो परसेंटेज का ग्राफ है ना, इसमें डेटा कहाँ है। तो डेटा जब है ही नहीं तो इस सवाल को हम कैसे डिफरेंस बता पाएंगे। हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 इसलिए लग गया कि ऑलरेडी इसमें 5000 डेटा दिया हुआ था, इसलिए लग गया। अगर ये 5000 ना होता तो 2018 के कुल बच्चों की संख्या बताना मुश्किल हो जाता अपने लिए। तो भैया कैसे लगाएंगे, ये आएगा ही नहीं। कह रहा कैन नॉट डिटरमाइन, इस सवाल का आंसर CND जो दे रखा है, ई ऑप्शन, कैन नॉट डिटरमाइन लगाया जाएगा। ये तो बुद्धिमानी का खेल है, थोड़ी सी समझदारी दिखाएंगे तो बड़े प्यार से लग जाएगा। ठीक है, 19 नंबर देख अच्छी DI है, मैं आपको सारे क्वेश्चन अप्रोक्स बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए जरा। कह रहा है इन विच ईयर द डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज इंक्रीज in the number of students between public and government school is highest। पब्लिक और गवर्नमेंट स्कूल के बीच में जो परसेंट इंक्रीज का ग्राफ आपको दिखाया गया, कह रहा बताइए उसमें से किसका हायर वैल्यू है, किसकी ज्यादा वैल्यू इंक्रीज कर रही है। यानी मुझे कहीं ना कहीं कंपैरिजन करना पड़ेगा, और आप ऐसे अगर समझ पा रहे हो तो मैं आपको दिखाऊं। देखो आप देखोगे तो सीन क्या है, जरा समझना इसको ध्यान से। देखो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो पब्लिक स्कूल ये मैंने बताया था आपको, देखो पब्लिक स्कूल ये है अपने पास, ये पब्लिक स्कूल है ना, और ये गवर्नमेंट स्कूल है। इसमें ये है 20% और ये है 30%। तो परसेंट इंक्रीज का जो ग्राफ आ रहा है, रेड से ही अच्छा लगेगा तब विजिबल होगा।
ये है 20% और ये है 30%, तो परसेंट इंक्रीज की ग्राफ के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 10%। ये 10% दिख रहा है किसमें 2014 में, 2014 में 10%। 2015 में पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच ये है 20% और ये है 35%, यानी यहां कितना है 15%। ये डिफरेंस, यही वो पूछा था कि दोनों साल के डिफरेंस के बीच जो दोनों पब्लिक और गवर्नमेंट स्कूल है उनके परसेंट इंक्रीज के जो हर साल का डेटा है उनके बीच का डिफरेंस कहां पे हाईएस्ट है, ये पूछा था। ये देखो, ये कितना है, ये है 40 और ये कितना है भैया 35, तो यहां डिफरेंस कितना आ रहा है 5%। ठीक है 5%। ये कितना है 50 और ये कितना है 45, तो यहां भी डिफरेंस कितना आ रहा है 5% का। और ये कितना है देखो 55 दिख रहा है 55 और ये है 50, तो यहां डिफरेंस कितना है 5% का, है ना। 45 50 5 हो गया, तो यहां भी कितना हो गया 40 35 हो गया, यह भी ठीक है। अब देखो, तो हाईएस्ट डिफरेंस अगर देखोगे आप, देखो हाईएस्ट डिफरेंस देखोगे कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिफरेंस कहां है, तो हाईएस्ट डिफरेंस आपको दिख रहा होगा कि ये तो 5 है, यह भी 5 है, यह भी डिफरेंस 5 है, ये 15 है और ये 10 है। हाईएस्ट डिफरेंस कहां है 15% पे हाईएस्ट डिफरेंस है। और वो ईयर कौन सा है 2015, तो इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कितना 2015। दिस इज द हाईएस्ट डिफरेंस बिटवीन पब्लिक स्कूल एंड गवर्नमेंट स्कूल, राइट। पब्लिक स्कूल एंड गवर्नमेंट स्कूल के बीच के परसेंट इंक्रीज के ग्राफ के बीच का हाईएस्ट डिफरेंस 2000 कब माना जाएगा 15 को, ये मैंने आपको बताया। तो टोटल 5 सवाल में से मैंने आपको कर दिए 4 सवाल सॉल्व। ठीक है, आप इसको जरूर एक बार शांत दिमाग से लेटकर देखेंगे, अच्छे से समझ में आएगी। एक सवाल और है, ये आप करेंगे। अगला क्वेश्चन 20 नंबर वाला आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, आप लगाएंगे इसको। आते हैं अर्थमेटिक की तरफ। 21 नंबर पे अर्थमेटिक छपा हुआ था, आइए जरा फटाफट अर्थमेटिक को भी देख लिया जाए क्या सीन है। कह रहा है द एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ऋतिक एंड मुनीस इज 21। ये प्रेजेंट एज का एवरेज है इनका, ठीक है। और आफ्टर 3 ईयर 3 साल बाद का रेशियो दे रखा है, ऋतिक लिख लो और मुनीस। प्रेजेंट में इनकी एवरेज एज है कितनी 21 ईयर, ध्यान रखिएगा ये एवरेज है। और आज से 3 वर्ष के बाद 3 साल के बाद का रेशियो 7 और 5, ठीक है। तो अगर आज एवरेज इनका, आज एवरेज अगर इनका 21 है तो 3 वर्ष बाद कितना होगा, डायरेक्टली मैंने आपको कई बार ये बात बोली है, डायरेक्ट 3 जोड़ दिया करो, कितना होगा 24 साल। 3 साल बाद का एवरेज कितना होगा 24, जो कि 7 और 5 12 यूनिट के बराबर हो जाएगा, हो जाएगा। एवरेज को एवरेज के बराबर एक काम करो, देखो मैं आपको बताऊं आप क्या करते हो। देखो एक चीज मुझे याद आई, आप क्या करते हो, आप पहले 21 से 24 आते, अब क्योंकि 24 एवरेज है तो आप 24 गुणे 2 करोगे 48, 48 सम हो जाएगा, आपको बहुत अच्छे से पता है। और 48 को आप क्या करोगे 7 और 5 यानी 12 यूनिट के बराबर करोगे। मैं कह रहा हूं कि आप इसको एवरेज से ही खेलिए ना, मत करिए डबल। मैंने कहा ये अगर एवरेज 24 है 3 साल बाद, तो 7 और 5 12 इनका सम होगा और एवरेज निकालेंगे तो कितना होगा 6 होगा। तो आप कहो ना कि 6 यूनिट की वैल्यू 24 है। 6 यूनिट अगर 24 है तो 1 यूनिट कितना होगा 4, 1 यूनिट 4 हो जाएगा। अब उसने पूछा क्या है, आपसे पूछा है बताइए कि व्हाट विल बी द एज ऑफ ऋतिक आफ्टर 4 ईयर फ्रॉम प्रेजेंट। ऋतिक आज से 4 साल बाद इसकी उम्र कितनी होगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4 आ रही है, क्योंकि जब आपने एवरेज को एवरेज के बराबर कर दिया तो यूनिट में आ गई, वैल्यू आ गई आपके पास। अब तो ये एवरेज थोड़ी रहा, ये 4 यूनिट थोड़ी रहा, 4 तो एवरेज रहा नहीं। तो 7 चौके कितना हो जाएगा ये 28। ये जो 28 उम्र आ रही है ये कब की आ रही है, ऋतिक की आ रही है 3 साल बाद की। और 3 साल नहीं, वो कह रहा था 4 साल जोड़ो तो 1 साल और बढ़ा दो, 29 निकालो। आप चाहें तो सम से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने आपको एक अप्रोच सिखाई कि एवरेज को एवरेज से खेलिए, एवरेज को एवरेज से खेलिए, कोई ज्यादा उस पर लोड लेने की जरूरत नहीं है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 देखो। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, क्या है सी, कह रहा है फ्रूट सेलर वॉट फ्रूट इन बल्क, बल्क में फ्रूट खरीदता है, 20% विच ऑफ 20% ऑफ विच वर रॉटन, 20% सड़ जाते हैं उनको वो फेंक देता है, 75% ऑफ रिमेनिंग जो बचे हैं उनको यूज करता है और बचे हुए का 50% का जूस बना लेता है। कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फ्रूट्स यूज टू मेक फ्रूट जूस और नंबर ऑफ रॉटन, यानी जो उसने जूस बनाया और जो सड़े थे उनके बीच का डिफरेंस 48 है। तो मुझे ऐसा क्वेश्चन पढ़ के लगा सब कुछ बढ़िया दिख रहा है, तो आप मान लीजिए कि बल्क में जो उसने खरीदा, बल्क में फ्रूट्स खरीदे, उसको उसने मान लीजिए आपकी 100 खरीदी, 100 में से रॉटन जो है सड़े वाले, सड़े कितने 20%, यानी 20 तो सड़ गए, तो सही कितने हुए, है ना, सही हो गए कितने 80, रॉटन जो है सही कह लो या अच्छे कह लो, अच्छे फल कितने हो गए 80। अब उसने बोला कि ही सेल 75% ऑफ रिमेनिंग, जो बचा, बचा कितना 80, इसका ये 75% ऑफ रिमेनिंग बेच देता है। अब 80 का 3/4 करोगे तो 4 से काटोगे 20 और 20 तिहाई 60, यानी 60 तो उसने बेच दिया, 60 उसने बेच दिया, ठीक है। फिर बोला उसने कि एंड यूज द 50% ऑफ रिमेनिंग फॉर जूस। अब जब 60 बेच दिया तो रिमेनिंग कितने बचे, रिमेनिंग बचे 20, और ये जो 20 रिमेनिंग बचे हैं, मैं आपको बताना चाहूं ये जो 20 बचे हैं रिमेनिंग, इसका 50% का उसने क्या निकाल लिया, जूस निकाल लिया। अब 50% का अगर जूस निकाला है तो जूस जो वो बना रहा है वो 20 बचे यानी 10 का जूस बना रहा है, 10 का जूस बना रहा है। तो कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द जूस और रॉटन के बीच का डिफरेंस 48 है। आप देख रहे होंगे कि जूस तो ये है 10 और रॉटन कितना है 20, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 10 यूनिट की वैल्यू 48 दे रखी है। 100 यूनिट की वैल्यू बतानी है आपको बल्क में, तो 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 480, 480 इस सवाल का बेहतरीन। बस पूरा डेटा परसेंटेज पे था और परसेंटेज पे ऐसे खींच के आराम से 30-35 सेकंड में इस सवाल को बिना किसी संकोच के लगाया जा सकता, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, अगला सवाल प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर देखो, 24, ठीक है। देखो 24 नंबर क्वेश्चन देखो सब, कह रहा है कि राम हैज 2 बकेट फ्रॉम फ्रूट्स फॉर विच फर्स्ट बकेट 6 ऑरेंज एंड 7 मैंगो। राम, जीवन में कभी राम से फुर्सत नहीं मिल सकती, व्यक्ति और भगवान दोनों, और नाम लेने से जीवन बन जाता है। कह रहा है इनके पास 2 बकेट हैं। पहले बकेट की कहानी यह है कि फर्स्ट बकेट में 2 बकेट हैं, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट बकेट में 6 संतरे हैं और 7 आम हैं, 6 ऑरेंजेस एंड 7 मैंगो, ठीक, 7 मैंगो। सेकेंड बकेट में 5 ऑरेंज है, 5 ऑरेंज और 8 मैंगो है, 8 मैंगो। कह रहा है इफ द फ्रूट्स ऑफ बोथ बास्केट आर मिक्स्ड, दोनों को एक में मिलाओ और एक आम आने की प्रायिकता बताओ। कोई दिक्कत नहीं, पहले मिलाओ फिर निकालेंगे। अगर 2 बकेट उसके पास है और दोनों को आप एक में मिलाएंगे तो जो तीसरा बकेट तैयार होगा, इसको कोरिया का भी बच्चा बता देगा कि उस बकेट में
ऑरेंज और मैंगो कितने हो जाएंगे, समझे मेरी बात। ऑरेंज 6 ये हैं, 5 ये हैं, तो टोटल ऑरेंज हो जाएंगे 6 और 5 11। और भैया 7 ये हैं, 8 ये हैं, तो 8 7 हो जाएंगे टोटल 15। और इसमें से कह रहा है एक मैंगो आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, और आप जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल। पूरे झोले में से आप एक निकाल रहे हैं, सिर्फ एक। 11 ये है और 26 ये, सॉरी 15 ये, तो NS बनेगा 26C1। और एक जो लाना है वो मैंगो लाना है, और मैंगो है टोटल 15, तो 15C1, राइट। यानी जवाब हो गया 15/26। 15/26 इस सवाल का बेहतरीन जवाब, कुछ भी नहीं, बड़े आराम से। मैं आपको बताऊं, इस पेपर का पूरा रिव्यू, लेंदी पेपर, समझ रहे हैं, ऐसा नहीं डिफिकल्ट नहीं कहेंगे आप इसको, इस पूरे पेपर को लेंदी पेपर कहेंगे। ये फीडबैक जो रिव्यू आप देते हैं ना पेपर के बाद, लेंदी पेपर, मतलब हर क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक बेसिक रास्ता पकड़ना बहुत जरूरी है, समझ रहे। एक होता है उड़ा दिया, तोड़ दिया, फोड़ दिया, गाड़ दिया, ऐसा नहीं है, उड़ाने वाला सीन नहीं है। आप देख रहे हैं एक एक क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअली लगाना पड़ता है, और दिस इज एक्चुअल एग्जामिनेशन ऑफ पीओ। मैं आपको बताऊं यही है, आप ऊपर ऊपर बहुत टफ क्वेश्चन करने की आदत डाल लेते हैं और कॉन्सेप्ट पे काम नहीं करते, इसलिए जब एग्जाम देने जाते हैं तो कई बार अटेम्प्ट्स कम हो जाते हैं, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट का ध्यान ही नहीं रखते, उसी में गड़बड़ होता है। आई बात समझ में। आगे क्वेश्चन नंबर 25, 25 नंबर सवाल कह रहा 20,000 रुपए को बांट दो। वाह, कितनी अच्छी बात। 20,000 रुपए इज डिवाइडेड इक्वली एंड इन्वेस्टेड बाय टू डिफरेंट स्कूल A एंड B बोथ फॉर 2 ईयर। 20,000 रुपए को बराबर बराबर 2 भागों में बांट दीजिए, वो कह रहा है। तो 2 भागों में अगर स्कीम A और स्कीम B में बांटा जाए, तो आप कहोगे सर यहाँ 10,000 रुपए प्रिंसिपल होगा और यहाँ भी 10,000 रुपए प्रिंसिपल होगा। टाइम दोनों का 2 साल दे रखा है, ठीक है। आगे कह रहा है ए जो है वो 10% इस पर है, देखो ए जो है वो 10% सिंपल इंटरेस्ट पे, बी 10% कंपाउंड इंटरेस्ट। ये 10% सिंपल इंटरेस्ट पे है और ये 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पे है। तो कह रहा है बताइए फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल अमाउंट आफ्टर 2 ईयर। अमाउंट के बीच का डिफरेंस बताना है, इंटरेस्ट के बीच का नहीं। और मैंने आपको ये बात बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है कि बेटा अगर 10% की सिंपल इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट बनेगा 20%, ये इंटरेस्ट बनेगा, और अमाउंट बनेगा 120%, ये बनेगा 120%। अगर 10% की CI है तो इंटरेस्ट बनेगा 10% के हिसाब से 21%, राइट, 2 साल का 21%, और अमाउंट बनेगा 121%। तो हमने देखा कि अमाउंट के बीच का अगर डिफरेंस लेना है तो ये 120% है और ये 121% है। अमाउंट के बीच का डिफरेंस आ रहा है कितना, 1%। किसका, प्रिंसिपल का। तो 10,000 का 1% अगर आप निकाल दे 1/100 बच्चों की तरह, तो इस सवाल का खूबसूरत सा जवाब 100 हो जाए। तो इस सवाल का बेहतरीन जवाब पढ़ते पढ़ते आ जाना चाहिए था, समय भी नहीं लगना था इसमें, ठीक। इसके बाद देखो 26 से लेकर 30 तक, 26 से 30 में अगेन DI है। दे मारा आपकी छाती पर धनाधन, दे DI दे DI, 3 DI मतलब करेजा हिल जाए। अगर कमजोर दिल का आदमी हो तो यही रात अंतिम, यही रात भारी हो जाए उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 26 अगेन DI, वो भी कैसलेट की। देख कर लगता है कि बड़ा मुश्किल होगी, लेकिन होती बड़ी आसान है कई बार। आइए पढ़ते हैं और लगाते हैं। कह रहा है एक कोचिंग है जिसमें 300 बच्चे हैं टोटल, और 3/20 ऑफ द स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन मैथमेटिक्स
टोटल स्टूडेंट्स हैं 300, ध्यान रखेंगे आप, टोटल स्टूडेंट्स 300 है, और इसका 3/20 अगर करें हम, कह रहा है 300 टोटल स्टूडेंट्स हैं, मैं इसका कलर बदल लूं तो आपको बड़ा सुंदर सुंदर दिखेगा। देख, टोटल 300 स्टूडेंट्स हैं और 300 का 3/20 ऑफ द टोटल स्टूडेंट आर इनरोल इन मैथमेटिक्स कोचिंग। तो 300 का गणित वाले कितने हैं ये देख लेते हैं एक बार, मैथ्स वाले, इनका 3/20 करना। अब 300 का 3/20 करेंगे तो आप देख रहे हैं 0 से 0 कट जाएगा, 300 का 3/20 करोगे ना, 15 तिया हो जाएगा कितना, 45। ठीक है, लगा देता हूं, कई बार आप नहीं समझ पाते, 44। एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल फॉर इंग्लिश कोचिंग इज सेम एज इनरोल मैथमेटिक्स कोचिंग। जरा इंग्लिश वाले जो खिलाड़ी हैं वो उतने ही हैं जितने मैथमेटिक्स वाले थे, तो 45 हो जाएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल फॉर केमिस्ट्री कोचिंग is 15 more than the number of student enroll for English coaching। केमिस्ट्री वाले उतने हैं, इंग्लिश में जितने इनरोल हैं, इंग्लिश में जितने इनरोल हैं इससे ये 15 ज्यादा है, तो 45 में 15 जोड़ दोगे तो 60 हो जाएगा। ठीक हो गई बात। नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल फॉर कंप्यूटर कोचिंग, वाह, कंप्यूटर की याद आ गई होगी आप लोगों की। कंप्यूटर कोचिंग इज 24 मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल फॉर केमिस्ट्री कोचिंग। केमिस्ट्री में जितने हैं उससे 24 ज्यादा कंप्यूटर में है, और ये बात सच है, ये आपके वास्तविक जीवन से जुड़ी है कि आप गणित के बजाय कंप्यूटर मन से पढ़ते हैं, ये अच्छी बात है। कह रहा है केमिस्ट्री वैसे 24 ज्यादा है कंप्यूटर में, बहुत अच्छी बात है। चीकू भैया देख रहे हो, देख रहे हो विनोद क्या चल रहा है। आओ देखो, केमिस्ट्री में जितने हैं उससे 24 ज्यादा कह रहा है, इससे ये 24 ज्यादा। ठीक, तो ये हो जाएगा 4 और 6 2 8, 84 यहां। ठीक, कह रहा है रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर इनरोल फॉर फिजिक्स कोचिंग। जो बच जा रहे हैं वो फिजिक्स में, यानी जो बच जा रहे हैं, तो बचे कितने भैया, जोड़ लो जरा इनको, पहले जोड़ ले कितना हो रहा है, ये देखो 5 5 10 4 14, तो ये हो रहे हैं 8 6 14, 14 और 4 18, 18 4 22, 22 और 1 हो जाएगा 23, 234। तो अगर हम लोग 300 में से घटा लें तो 6 हो जा रहा है, ये 6 हो जाएगा 66, यानी फिजिक्स वाले कितने हो जाएंगे, 66 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पिक्चर हमें बनानी थी पूरी, ये डीआई की लाइन पूरी खत्म, और ये हो गई डीआई डिकोड, इतनी थी डीआई बस। अब इसी पे क्वेश्चन है, बस वही है कि डर गए तो काम खत्म, डरना नहीं था, लगाना था इसको। आओ क्वेश्चन देखना जरा, क्या है क्वेश्चन भैया। कह रहा है इफ 40% स्टूडेंट इनरोल फॉर मैथमेटिक्स एंड 60% ऑफ स्टूडेंट एनरोल इन इंग्लिश कोचिंग आर फीमेल। कह रहा है जितने लोग मैथ्स में हैं, मैथ्स में जितने लोग हैं उसका 40% फीमेल है। तो मैथ में आप देख रहे हैं कि 45 है टोटल, और इसका कह रहा है 40% फीमेल है 40%। ठीक है, यानी मेल होंगे कितने, 60%, 60% मेल होंगे। फिर उसने कहा कि इंग्लिश कोचिंग में 60% फीमेल है, इसमें 60% फीमेल है, फीमेल यहाँ 60%, तो इसका मतलब मेल होंगे 40%, ये 40% मेल होंगे। तो कह रहा है बताइए फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट इन बोथ मैथ्स एंड इंग्लिश। दोनों के आपको मेल बताने हैं तो कोई दिक्कत थोड़ी थी, ये 60% ये निकाल लो और 40% ये निकाल लो। 45 का 60% और 45 का 40%, 45 का 60% का मतलब होता है 3/5, 3/5 करोगे तो 5
9 45 और 9 3 27 हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे। 45 का 40% 2/5 करोगे तो 9 दूना 18 हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा, ठीक है। और 8 7 15, 2 3 और 1 4, 45 हो जाएंगे टोटल। ये पूछा था, हाँ है ऑप्शन, मतलब दम नहीं है इसमें भी, कैलकुलेटिव वे भी बनाई गई, बाकी है कुछ भी नहीं, ये था। आओ एक और बताऊं, एक और बताऊं। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल फॉर कंप्यूटर इंग्लिश एंड केमिस्ट्री कोचिंग? देखना जरा, देख क्वेश्चन नंबर 27। एवरेज है तो कैसे नहीं बताऊंगा, एवरेज तो आपको भी समझ गए होंगे, एवरेज फेवरेट है मेरा निकालने का। कह रहा है कंप्यूटर इंग्लिश और केमिस्ट्री का एवरेज बता दो। केमिस्ट्री का, कंप्यूटर में देख रहे हो 84 है, इंग्लिश में कितने हैं 45 है, और केमिस्ट्री में कितने हैं 60 है। एवरेज चाहिए आपको, एवरेज ले लो, किसी एक को पकड़ लो, किसको पकड़ने का मन है। आप मान लो एवरेज कितना है 45, 45 से ये कितना ज्यादा है 15 ज्यादा है ना, 15 ज्यादा। 45 से ये कितना ज्यादा है 40, नहीं। केमिस्ट्री किसका किसका चाहिए था, कंप्यूटर 84, कंप्यूटर 84 ठीक है, और इंग्लिश 45 ये भी ठीक है, और केमिस्ट्री आपने उठाया था तो केमिस्ट्री है 60। अब आप कह रहे हो कि एवरेज उठा लेते हैं, एक काम करो बीच वाली वैल्यू उठाओ, ऐसी वैल्यू उठाओ जो बीच में 60 लो ना। कंप्यूटर 84 ठीक है, 84, इंग्लिश 45 और केमिस्ट्री 60। देखो इन सब के बीच में जो पढ़ रहा है वो 60 पढ़ रहा है, बीच की वैल्यू पिक करो। मैंने माना कि ये 60 एवरेज है, तो 60 से ये कितना कम है, आप कहोगे सर -15 का, और 60 से ये कितना ज्यादा है, 60 से +24 ज्यादा है, तो 24 और 15, ये 24 और ये 15 मिलाकर क्या हुआ, दोनों मिलाकर हुए कितने, +9, +9 डिवाइडेड बाई 3 सब्जेक्ट की बात थी, 3 क्या आया, 3 आया, और आपने एवरेज माना था 60, 60 में 3 जोड़ दीजिए तो जवाब हो जाएगा 63। 63 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब। बड़ा ही आसान था ये, इसमें कोई पिक्चर नहीं ऐसी उलझ रही है। मैं और पढ़ लूं, लिखा हुआ है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल फॉर फिजिक्स कोचिंग। फिजिक्स में कितने बच्चों ने इनरोल किया ये बताना है। तो फिजिक्स आप देख पा रहे होंगे, सीधा सीधा दिख रहा है, कोई डेटा ही नहीं था, उठा के बस लिख लेना है। 66 फिजिक्स में टोटल इनरोलमेंट कितना है 66, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं। तो 3 सवाल मैंने आपको लगा दिए, आगे के 2 आप लगा लेना। इजी डीआई है, कुछ ऐसा मुश्किल रहता तो मैं जरूर बताता, जैसा अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, ठीक। कह रहा है ए और बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क 24 एंड 36 डेज रिस्पेक्टिवली। ए कर सकता है 24 दिन में, बी कर सकता है 36 दिन में। एलसीएम हो जाएगा 72, 24 तिया 72 और 36 दूनी 72, हमने एफिशिएंसी भी निकाली। कह रहा है बोथ स्टार्ट वर्किंग टुगेदर आफ्टर 9 डेज बी लेफ्ट द वर्क। दोनों काम को शुरू करते हैं और 9 दिन बाद बी छोड़ देता है। तो दोनों काम को अगर शुरू करेंगे तो एक दिन में जो काम होगा ए और बी के द्वारा वो कितना होगा, 5 होगा। और 9 दिन तक सब कुछ ठीक है, ए और बी दोनों 9 दिन तक एक साथ काम करते हैं, 45 कुल्हड़ फोड़ते हैं, और उसके बाद बी छोड़कर चला जाता है। भैया दुनिया बहुत बेवफा है, लोग ऐसे ही छोड़कर चले जाते हैं बीच में। बी भी चला गया 9 दिन के बाद, बी चला गया, बी चला गया, तो कह रहा है बचे हुए काम इज डन बाई ए विद द हेल्प ऑफ सी इन 6 डेज। काम बचा कितना ये देख पा रहे होंगे, टोटल कुल्हड़ थे 72, और 72 अगर कुल्हड़ थे तो रिमेनिंग वर्क 12 में से 5, 7 बचता है हमारे यहाँ, 6 में से 4 पे 2 बचता है,
27 काम बचा, इसको ए ने किया तो, लेकिन हेल्प ऑफ सी की मदद से 6 दिन में कंप्लीट किया। आप समझ रहे हैं, अगर 27 कुल्हड़ 6 दिन में फोड़े जा रहे हैं तो एक दिन में कितना काम हो रहा होगा। एक दिन में ए और सी कितना काम कर सकते हैं, 27/6, जिसको आप कहेंगे सर 3 नवा 27, 3 दूना 6, 9/2 काम हो रहा है एक दिन में, जो कि एफिशिएंसी कहलाएगी किसकी, ए और सी की। अब वो कह रहा है कि दे रिसीव्ड 2880 एज देयर वेजेस, तो फाइंड द सी की मजदूरी बता दो। मैं आपको एक बात बताऊं कि मजदूरी हमेशा, किसी भी मजदूर की मजदूरी हमेशा एफिशिएंसी इनटू डेज के हिसाब से बांटी जाती है। ठीक, हमें सबकी मजदूरी बनानी पड़ेगी। ए और सी अगर एक दिन में, इनकी एफिशिएंसी कितनी आ रही है एक दिन की, 9/2 काम की, जिसमें से ए कर सकता है 3 काम, तो आप कह सकते हैं कि सी की जो एफिशिएंसी होगी वो कितनी होगी, 9/2 -3 है ना, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 9 -6, 3/2 एफिशिएंसी होगी किसकी, सी की। और आपको सबको पूरे काम के 2880 दिए गए हैं, तो हम देखें जरा कि सबकी मजदूरी का अनुपात क्या बनता है, किसको कितना मिला है। बात करें जनाब ए की, बी की और सी की, तो आप देखो हो क्या रहा है। एक ने काम किया है कितने दिन, ए ने काम किया है, ए की एफिशिएंसी है 3, ठीक, और ए ने काम किया है कितने दिन, 9 दिन यहां काम किया है और 6 दिन यहां काम किया है। दिख रहे हैं आप, रुको मैं कलर बदल लूं ताकि आपको दिखे। 9 दिन यहां काम किया है और 6 दिन यहां काम किया है, यानी ए ने काम किया है 15 दिन। बी के पास चलो, बी की एफिशिएंसी है 2 और बी ने काम किया है सिर्फ और सिर्फ 9 दिन, क्योंकि 9 दिन बाद वो छोड़कर चला गया। सी की एफिशिएंसी अगर हम लोग देखें तो सी की एफिशिएंसी है 3/2 और सी ने काम किया है कितने दिन, विद द हेल्प ऑफ सी था ना, यानी 6 दिन इसने काम किया है, 6 दिन इसने काम किया, 3, ठीक। अब जरा देखो, 3 से अगर काटे तो ये 1, ये 3 और ये 5 आ रहा है, और कुछ कट रहे हैं, 3 3 और ये 3 कट जा रहे हैं, तो हमें मिला क्या, 5:2:1 मिला। तो 5 2 7 और 1 8, 8 यूनिट की वैल्यू, 8 यूनिट की वैल्यू 2880 है। आपको बताना था शेयर किसका, सी का, और सी का शेयर है कितना, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 2880 डिवाइडेड बाई अगर 8 किया जाए तो 8 तरीके 24, ठीक है, 3 बार 4 चला जाएगा तो 8 छके 48, 360 रुपीज इस सवाल का बेहतरीन जवाब। 8 तरीके 24, 4 जाएगा, 8 छके 48, 360, बिल्कुल सही जवाब। ध्यान रखिएगा हमेशा कि जो एफिशिएंसी होती है, जो मजदूरी होती है, वो एफिशिएंसी इनटू डेज के मल्टीप्लाई में होती है। ठीक हो गई बात। चलो अगला सवाल 32 नंबर, मिक्सचर एलिगेशन। 32 कह रहा है एक कंटेनर है, उस कंटेनर में वाटर और मिल्क का रेशियो 4 और 5, ठीक है, वाटर और मिल्क का रेशियो 4:5। इफ 15 लीटर ऑफ वाटर इज टेकन आउट, 15 लीटर पानी निकाल रहे हैं ना कि मिक्सचर, और 21 लीटर ऑफ मिल्क इज एडेड, द रेशियो ऑफ वाटर मिल्क चेंज 15:32, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ लीटर। बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैं इसका बता चुका हूं आपको, बेहतरीन। और अगर आपने लगाया तो क्या ही कहूं मैं, 20 सेकंड भी नहीं लगेगा उड़ाने में इस सवाल को। अदरवाइज आप अगर इक्वेशन से लगा रहे होंगे तो लगाया होगा आपने, देखा होगा कि कैसे लगाया और कैसे लग पाया। देखो मैं हजार बार आपको एक बात समझाता हूं, सवाल लग जाए, नंबर आ जाए, इससे मत खुश हुआ करो।
मत खुश हुआ करो, कभी अपने अंदर ये बात ना लाओ कि तुमसे क्वेश्चन लग जा रहा है, जवाब आ जा रहा है, हर क्वेश्चन का जवाब दे लेते हो तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। अप्रोच, अगर सही तरीके से आप नहीं लगा रहे होंगे तो ये समझिए अटेम्प्ट्स हमेशा दाएं बाएं होंगे, और वो ऐसा माइनर दाएं बाएं होंगे जिनको आप कभी ढूंढेंगे, बैठकर एनालिसिस भी करेंगे तो खोजना मुश्किल है आपके लिए, क्योंकि आपके अंदर ये बात बैठ गई कि आपको सब आता है। मास्टर तो छाती पे सवाल दे और हमने दिया उसके छाती पे जवाब, बस वहीं से गड़बड़ है सी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ये मॉक का वीडियो सोल्यूशन देने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ये दिखा दूं कि देखो जो तुम सॉल्व कर रहे हो वो मुझे भी आता है सॉल्व करने, नहीं। इसका मतलब ये है कि आप इसकी एनालिसिस करें हमारे साथ, आप देखें कि आपने जो क्वेश्चन को लगाया क्या वैसे ही लगाया जैसे मैंने लगाया, तब तो बहुत अच्छी बात है, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। और अगर आपको कैलकुलेशन, अप्रोच, टेक्निक कहीं भी थोड़ा भी 2-4% चेंज दिख रहा हो आपकी अप्रोच से मेरी अप्रोच में, तो आप उसको तुरंत सही करिए, नहीं करेंगे गड़बड़ हो जाएगा, फिर अटेम्प्ट्स कम आएंगे। आइए मैं आपको दिखाता हूं। अब इसको आप लगाए होंगे, पता नहीं कैसे लगाए, मुझे तो नहीं पता, देखो मैं कैसे लगा रहा हूं। 15 लीटर ऑफ वाटर इज टेकन आउट, 15 लीटर पानी, पानी हमेशा पानी से निकलता है, समझ रहे हो मेरी बात? 21 लीटर मिल्क को मिलाना, 21 मिल्क मिलाओगे, दूध हमेशा दूध में मिलाया जाता है, तो वाटर और मिल्क का रेशियो चेंज होके ऐसा हो जाता है। देखो मैंने कहा कि अगर 15 लीटर आपने वाटर को निकाला है तो वाटर के नीचे 15 लीटर लिखिए, और 21 लीटर आपने मिल्क ऐड किया, इसको प्लस लिखिए, तो जो नया रेशियो आएगा ये 15:32 आएगा। ये बात, ये अप्रोच मैंने कितनी बार लाइव क्लास में आपको ऐसे ही पढ़ा रखी है कि इस तरीके के सवालों को ऐसे उड़ाया करो। यहां से यहां मल्टीप्लाई करोगे, 4×3=12, 4×2=8, 128, यहां से यहां मल्टीप्लाई करोगे ये 75। क्या करना होता है, इनके बीच का हमेशा डिफरेंस लेना होता है। डिफरेंस 8 में से 5 जाएगा, 3 बचेगा, 12 में से 7 हटाओगे तो 5 बचेगा, 53 डिफरेंस आएगा। अब मैंने क्या सिखाया है इसके बाद कि बेटा इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, चूंकि ये माइनस है क्योंकि निकाला था इसलिए माइनस लिख रहा हूं, अगर मिलाया होता तो प्लस लिखा होता जैसे 21 में लिखा हुआ है। 15 दूनी कितना हो जाएगा 30, 15×3 45 और 3 हो जाएगा 48, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 15 एकम 15 होगा, ये एक कैरी 15 दूना 30 और एक 31, 315 प्लस में आया। और अब क्या क्या सिखाया है मैंने आपको कि इन दोनों के बीच का क्या लेना, डिफरेंस। डिफरेंस ही लेते हैं, ऊपर भी नीचे भी डिफरेंस अगर लेना है तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाना पड़ेगा। बड़ी वैल्यू 315 है, छोटी वैल्यू क्या है माइनस का 480, डिफरेंस लेंगे तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये होगा 5, 8 और 1 होगा 9 और 4 3 7, ये डिफरेंस आएगा। ये डिफरेंस इस डिफरेंस के बराबर, एक यूनिट की वैल्यू 15, 15×3 45, 15×5 75 और 4 इतना। तो आपको बताना है कि आपको ये बताना है फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर, और मैंने आपको बता रखा है कि इस वाली टेक्निक में ऊपर वाली रेशियो में मल्टीप्लाई करने से इनिशियल वैल्यू आ जाएगी, फाइनल के लिए कभी इसमें मल्टीप्लाई ना करिएगा। एक यूनिट की वैल्यू अगर 15 आ रही है रमजान, तो 4 यूनिट की वैल्यू तुम भी बता सकता है कितनी होगी, 15×4 करोगे कितनी आ जाएगी, 60 लीटर। दिस इज द एग्जाम अप्रोच। इधर से उड़ाएंगे, देखिए कितने प्यार से, 20-25 सेकंड में बेहतरीन सवाल, ना कोई इक्वेशन बनानी है ना कोई उसमें दाएं बाएं चीजों को करना है। इज दैट क्लियर? आगे क्वेश्चन नंबर 33 देखो, 33 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है 33 क्वेश्चन के जवाब। टू स्टेशन ए और बी 310 किलोमीटर की दूरी पर है। ए और बी दो स्टेशन है और इनके बीच की दूरी 310 किलोमीटर है, एक स्ट्रेट लाइन में है, यह भी आगे लिखा हुआ था। कह रहा है वन ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन ए 10 AM टूवर्ड्स बी एट 40 किलोमीटर पर आवर। सुबह 10 बजे यहां से रवाना होती है
और गाड़ी की चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक, कह रहा है अनदर ट्रेन बी एट 11 AM, बी जो है वो 11 बजे चलती है। ठीक, टूवर्ड्स ए की तरफ चलती है और स्पीड कितनी है उसकी 50। ये चलती है यहां से 11 बजे और इसकी स्पीड कितनी है 50। तो बच्चों वाली बातें ही पूछा है सवाल में। ये इधर से इधर जा रही है और ये इधर से इधर आ रही है। कह रहा है बताओ एट व्हाट टाइम विल दे मीट, वे एक दूसरे से कब मिलेंगे, ये बताना है। कोई दिक्कत नहीं। ये 10 बजे चली है और ये 11 बजे चली है। आपको समझ में आई एक बात कि ये 1 घंटा पहले चली है। अगर इसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है तो 1 घंटे में स्टेशन ए से कितनी आएगी, 40 किलोमीटर ही तो आएगी। जब ये 40 किलोमीटर पे यहां आ जाएगी रमजान, ठीक भैया देखना एक बार मेरी बात को समझना आप, कि जब ये 40 किलोमीटर पे यहां आ जाएगी तो घड़ी में बज रहे होंगे 11 बज रहे होंगे और ये यहां से निकलेगी इधर के लिए, तभी ये यहां से इधर के लिए चलेगी। कंफर्म समझ में आया कि 310 माइनस 40, 310 माइनस 40 जो मीटिंग होगी वो इसी 270 किलोमीटर में मीटिंग होगी। दोनों ड्राइवर को पता है कि मेरे बीच की दूरी आपस की 270 है और मेरी डायरेक्शन अपोजिट है, सेम नहीं है, एक इधर से आ रही है किधर से। अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होती है, जुड़ जाती है। इसकी स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर, और जब दोनों जुड़ेंगी तो कितना समय लगेगा ये अगर हम लोग जानने की कोशिश करें तो डिस्टेंस है 270। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे मैंने आपके कॉपी में करा रखे हैं। 90 आप कह सकते हैं कि सर यहां से चलने के 3 घंटे के बाद वो पॉइंट हो बनेगा, ये 3 घंटे ये अभी चले और 3 घंटे ये अभी चले, ये वो पॉइंट बनेगा जहां ये दोनों मिलेंगी आफ्टर 3 आवर्स, 3 घंटे के बाद। समय पूछा था, बताइए कितने बजे मिलेंगी। तो जब ये लोग यहां से चली थी तो उस समय जब ये यहां से चली थी और ये यहां से चली थी तो समय हो रहा था 11। 3 घंटे के बाद घड़ी में बजेंगे 2 PM पर ये दोनों एक दूसरे से एक पॉइंट पे मिलेंगी। ये बिल्कुल सत्य। आगे क्वेश्चन नंबर 34 देखिए इसमें, 34 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है रोमा और सीमा स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग रेशियो 5:9। इफ 30% ऑफ प्रॉफिट आर यूज्ड बाय अ शॉप, रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। तो रोमा का प्रॉफिट, रोमा का शेयर दिया है, सीमा का पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। रोमा और सीमा कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनका 5 और 9 है। मैंने कहा टोटल प्रॉफिट, आप एक काम करो इस सवाल में कि टोटल प्रॉफिट को 100 मान लो। 100 अगर मानोगे तो 30% प्रॉफिट जो है, कह रहा है 30% टोटल प्रॉफिट के 30% से वो शॉप खरीद लेते हैं। बाई ये शॉप लिखा है, यानी 30% शॉप में चला गया, ये किसी को नहीं मिलेगा। तो बचा कितना रिमेनिंग प्रॉफिट, रिमेनिंग बचा 70%। कह रहा है ये जो 70% है ये बांट दो इनके कैपिटल के हिसाब से। तो 9 और 5 आप देख रहे होंगे, 14 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी कितनी 70। 14 यूनिट 70 होने से 1 यूनिट हो जाएगा 5। तो 70% में से इनको मिल जाएगा कितना 25% और इनको मिल जाएगा कितना 45%। इस 25% की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। 25% ही बराबर है किसके 9800 के। आपको बताना है 45% की वैल्यू कितनी होगी। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए आप चाहें तो 5 के पहाड़े से इसको 5 बार और 5 के पहाड़े से इसको 9 बार काट सकते हैं। 5 यूनिट की वैल्यू इतनी है, 9 यूनिट की कितनी हो जाएगी 9 × 9800 डिवाइडेड बाई अगर आप 5 करते हैं तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 4 जाएगा, 5 9 45 होगा, 3 जाने से 5 6 के 30 और मल्टीप्लाई अगर कर लें हम लोग तो 0 9 6 के 54 5
81 और 5 हो जाता है 86, ठीक, और 9 8 17 यानी 17,640 इस सवाल का बेहतरीन जवाब हो जाएगा। काम खत्म, ऑप्शन सी। ठीक, एक लास्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 35 देखो, 35 नंबर क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन देखना सर। कह रहा है अ मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम इज 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। जो मार्क प्राइस है वो 20% ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से। अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड। अगर कोई विशेष प्रकार का आपके जीवन में क्रेडिट कार्ड है तो उस पर 5% आप छूट पा जाएंगे। और छूट के पीछे तो हम भारतीय पता नहीं क्या ही कर लेते हैं, कुछ भी मिल जाए। तो वो सड़क बनाने वाला ब्लैक कलर का अलकतरा नहीं होता है जिसको बोलते हैं, वो फ्री मिल जाए तो पी ले, कि अभी ना डरे कि हाँ छूट में है तो मरेंगे कि जिएंगे। तो बस डिस्काउंट दिखा नहीं कि टूट पड़े। कह रहा है कि अ शॉपकीपर अलाउ अ 5% डिस्काउंट ऑन पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड। ए बॉट एन ऑन आइटम 5700 विद अ कॉस्ट विद अ क्रेडिट कार्ड एंड अ शॉपकीपर सेल्स 2 आइटम टू बी। 2 आइटम बेचता है, बी को एक डिस्काउंट पे बेचता है और एक बिना डिस्काउंट पे। तो कह रहा है बता दो प्रॉफिट कितना होगा। सवाल ये देखो, कह रहा है जो एमआरपी है वो सीपी से एमआरपी 20% ज्यादा है। ठीक है, 20% ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब अगर ये 5 है तो ये 6। कह रहा है शॉपकीपर अलाउ 5% डिस्काउंट ऑन पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड से अगर आप सामान खरीदेंगे तो 5% की छूट मिलेगी। ए बॉट एंड वन आइटम फॉर 5700 विद अ क्रेडिट कार्ड। ए ने एक सामान खरीदा है 5700 रुपए का विद द क्रेडिट कार्ड के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि 5% की छूट के बाद, 5% के डिस्काउंट के बाद अगर कोई सामान 5700 में मिल रहा है तो इसका मतलब 95% की वैल्यू है कितनी, 5700। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 100 इंटू 5700 अगर करें डिवाइडेड बाई 95, 19 पचे 95, 19 तिया 57। ठीक, ये क्या आया, ये आया 6000। चूंकि 5% की छूट पर 5700 था और डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेट ऑन एमआरपी, तो 95% की वैल्यू 57,000, 100% का मतलब ये आ गया जनाब एमआरपी। सामान की एमआरपी आ गई 6000, और जो कि बराबर है किसके, 6 यूनिट के। 6 यूनिट अगर 6000 के बराबर है तो एक यूनिट 1000 होने से सामान की कॉस्ट प्राइस निकल गई कितनी, 5000। 5000 इस सामान की सीपी हो गई खूबसूरत सी, कोई गड़बड़ी इसमें कहीं भी नहीं, बढ़िया। अब ये क्या कह रहा है कि ए ने बी को 2 सामान बेचे हैं। सुनना, ए ने बी को 2 सामान बेचे हैं, 2 सामान बी को बेचता है। कह रहा है एक सामान तो पर तो डिस्काउंट देता है, वन अ डिस्काउंट एंड अदर विदाउट डिस्काउंट। ठीक, तो बताइए कि टोटल प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। अब जो बिना डिस्काउंट का है, देखो जो डिस्काउंट है वो 5% डिस्काउंट है, यानी 5% डिस्काउंट का मतलब 5700 में दिया होगा। और जो बिना डिस्काउंट का है, विदाउट डिस्काउंट, मैं यहां लिख दूं ताकि आप समझ पाए, जो विदाउट डिस्काउंट का है वो एमआरपी पर जाएगा 6000 में। ठीक, अच्छा सामान की सीपी कितनी है, 5000। 5000 पर जो सामान डिस्काउंट पे 5700 का जाएगा वहां कमाएगा वो 700 रुपए, 700 रुपीज कमाएगा। और जिसको बिना डिस्काउंट का बेचेगा उस पर कमाएगा 1000 रुपए, 2 सामान। तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा, 1700 रुपए होगा। किस पर, एक सामान की सीपी 5000 तो दूसरे की भी 5000, क्योंकि एक सामान को बेच रहा है 5% डिस्काउंट पे, दूसरे को बेच रहा है बिना डिस्काउंट के। तो सीपी तो दोनों की 5-5 करके कितनी हो जाएगी, 10,000 रुपए सीपी। तो दोनों सामान पे होने वाला प्रॉफिट, 2 जीरो कटने के बाद
तीनों कटने के बाद जब आप क्या आया 17% ओवरऑल प्रॉफिट। बड़ा प्यारा सा सवाल, बहुत ही प्यारा सा सवाल था। ये लैंग्वेज का खेल था, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था। आप इसको समझना था, ताकि अगर नहीं समझते तो गड़बड़ हो जाता। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। तो ये टोटल बेटा 35 क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे थे, आपको दिए गए, आपको मैंने मदद की समझाने की। लास्ट में इस संडे के इस मॉक का पेपर का पूरा रिव्यू मेरी तरफ से यही है सर, कि ये जो पेपर था ये ना इजी, ना मॉडरेट, ना डिफिकल्ट, ओनली आप कह सकते हैं कैलकुलेटिव। ठीक, कैलकुलेटिव एंड कॉन्सेप्ट बेस्ड ये पेपर था। कैलकुलेशन पूरे पेपर के हर एक सवाल में भरकर थी, विद बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर आपको चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आपसे ये सवाल बनाने में आपको हुई होगी दिक्कत। मुझे ये समझ में आ गया इसको सॉल्व करके, बट अच्छा था, क्योंकि ऐसी शिफ्ट अगर टकराई तो बहुत कम लोग होते हैं जो इसको विनर बन पाते हैं। तो आप इसका बेहतरीन एनालिसिस करिएगा। वापस फिर मिलेंगे अगले संडे के वीडियो लेक्चर, वीडियो सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें, मस्त रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।